हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एविडेंट क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है गुलाम वंश से संबंधित है। इस लेक्चर में मैं पहले गुलाम वंश का थ्योरी डिस्कस करूंगा, उसके बाद 15 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसका आंसर आपको बताना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश सबसे पहले शासन करता है, जिसका शासनकाल है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इस वंश को इलवारी तुर्कों द्वारा बनाया गया था, स्थापना किया गया था, इसीलिए इस वंश को इलवारी वंश या फिर मामलुक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 प्रमुख शासक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। सबसे पहला शासक जो गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल बहुत सी छोटे अवधि के लिए रहा, 1206 से 1210 तक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। कुतुबुद्दीन जो शासन करता था लाहौर से शासन करता था और उसका राजधानी भी लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाई। एक मस्जिद दिल्ली में जिसे कुब्बत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। जो मस्जिद दिल्ली में है उसका नाम है कुब्बत उस इस्लाम, और दूसरी मस्जिद जो कि अजमेर में है, बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो आपको बताना है अजमेर में है। अजमेर कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में है। दूसरा जो मस्जिद है उसका क्या नाम है, कुब्बत उल इस्लाम, वो कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। चलिए, अच्छा, कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दानी था, इसीलिए उसे लाख बख्त यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। कुतुब मीनार का जो प्रारंभिक कार्य करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही हुआ था, और वो संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से प्रभावित होकर उस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। दुर्भाग्य की बात है कि 1210 में वह जब पोलो का खेल खेल रहा था, उसी वक्त घोड़े से गिरकर उसका मृत्यु हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पे बैठा। मात्र वह 8 मंथ ही शासन कर पाया। कितना महीना शासन कर पाया, 8 महीना ही शासन कर पाया। चलिए, एक पॉइंट और कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको ध्वस्त करने वाला था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक बख्तियार खिलजी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इस बात को बता दिया। चलिए आगे, अब आते हैं आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, जिन्होंने 8 मंथ यानी कि 8 महीने मात्र शासन किया। और उसके बाद उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, उसका हत्या कर दिया, उसका वध कर दिया। उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इन्होंने इल्तुतमिश ने क्या किया, सबसे पहले लाहौर से राजधानी बदलकर नई दिल्ली ले आया। दिल्ली राजधानी ले आया लाहौर से बदलकर। अच्छा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। यहाँ यूँ कहें कि वही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था, जो उस वक्त बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था इल्तुतमिश, तो बदायूं का सूबेदार था। कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था, जिसने लाहौर के बजाय दिल्ली से शासन किया। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के प्रकोप से बचाया गया। चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था। चंगेज खां कहाँ का था, तो मंगोलिया का था। कब आक्रमण किया था, तो 1221 में आक्रमण किया था, लेकिन
उसको इल्तुतमिश ने दिल्ली को बढ़िया से बचा लिया। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुब मीनार का काम शुरू कर दिया था, बट दुर्भाग्य से उसका मृत्यु तो 1210 में ही हो गया था। तो उस जो बचे हुए कार्य का जो काम पूरा करवाया वो करवाया इल्तुतमिश। कौन करवाया? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का जो कार्य था उसको पूरा करवाया। अच्छा, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही दो महत्वपूर्ण सिक्के चले, जिसमें पहला था चांदी का सिक्का टका, दूसरा था तांबे का सिक्का जीतल। तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि टका क्या चीज का बना हुआ था? चांदी का। जीतल क्या चीज का बना हुआ था? तो वो तांबे का बना हुआ था। अब आते हैं आगे इसका। इल्तुतमिश जो द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रथा था उसका नाम था इख्तदारी प्रथा। इस इक्ता मुखिया को मुक्ति कहा जाता था। इक्ता के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुक्ति कहा जाता था। और बहुत ही एक प्रचलित प्रथा था जिसका नाम था इक्तदारी प्रथा। उसने 40 आधिकारिक कुलीनों का एक समूह बनाया जिसे चहलगानी कहा जाता था, जिसमें 40 बहुत पढ़े लिखे अधिकारी होते थे, जिसका अर्थ था 40 लोगों का समूह। चहलगानी का अर्थ क्या था? 40 लोगों का समूह। इसने किसने? इल्तुतमिश ने मिन्हाज उल सिराज नामक कवि को संरक्षण दिया। मिन्हाज उल सिराज नामक कवि को इन्होंने संरक्षण दिया और उन्होंने तवाक़त ए नासिर नामक पुस्तक की रचना की। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है तवाक़त ए नासिर नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मिन्हाज उल सिराज ने की। ठीक है। और देखिए 1236 में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और उसका मृत्यु उसके महल में ही हो गया। अब आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का मूल नाम था रजिया उल दिन। रजिया अल दिन उसका मूल नाम था। और दूसरी बात था कि रजिया सुल्तान ही प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। रजिया और इसके सलाहकार जिनका नाम था जलाल उल दिन याकूत, दोनों के बीच जो व्यवहार बहुत ही क्लोज था, बहुत ही घनिष्ठ था। जो अधिकारी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं था। ठीक है। रजिया जब सिंहासन पर बैठी तो उसी समय मुल्तान, बदायूं, हाशी एवं लाहौर प्रांत के जो शासक थे इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिए। कहाँ कहाँ के? मुल्तान के शासक, बदायूं, हाशी और लाहौर प्रांत के शासक रजिया के विरुद्ध हो गए। भटिंडा के शासक अल्तुनिया ने रजिया के आधिपत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। भटिंडा के जो शासक थे अल्तुनिया, वो बोले कि हम रजिया के अंडर काम नहीं करेंगे, उनके अंडर नहीं रहेंगे, वो मना कर दिया। इसके फलस्वरूप भटिंडा में भयंकर विद्रोह हो गया। चलिए, रजिया ने याकूत के साथ मिलकर अल्तुनिया के विरुद्ध संघर्ष किया, परंतु इस संघर्ष में याकूत की मृत्यु हो गई। उसके बाद रजिया का विवाह जो हो जाता है अल्तुनिया के साथ हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? अल्तुनिया के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? रजिया बेगम के पति का क्या नाम था? रजिया सुल्तान का पति का नाम था अल्तुनिया। ठीक है। अच्छा, दिल्ली के विद्रोह में दिल्ली के शासक बहराम शाह, उसमें कौन दिल्ली के शासक थे? बहराम शाह द्वारा उन्हें परास्त करके वापस भटिंडा लौटने के लिए विवश कर दिया गया। किसे? तो रजिया को वापस, रजिया और अल्तुनिया को वापस आपको विवश कर दिया गया कि आप लौट जाइए। उनकी सेना ने कैथल यानी कि हरियाणा के निकट उनका साथ छोड़ दिया। रजिया का साथ उनकी सेना ने छोड़ दिया। 1240 ईस्वी में कुछ जाट लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी। तो देखिए 1236 में किसका मृत्यु हुआ था? इल्तुतमिश का। 1240 में किसका मृत्यु हुआ? रजिया सुल्तान का मृत्यु हो गया। चलिए, मिन्हाज उल सिराज ने रजिया के बारे में कहा है, एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था मिन्हाज उल सिराज। वो बोले कि रजिया में सभी प्रकार की योग्यताएं थी, परंतु उसका एकमात्र गलती या कमी यह था कि वह महिला थी।
बहुत ही अफसोस की बात है कि एक महिला के चलते वो इतना गुणवान होने के बावजूद ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकी। अब आइए एक अनदर महान साम्राज्य, एक अलग ही इनका नाम रहा, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। देखिए, बलबन चहलगानी का एक पुराना सदस्य था। बलबन ने एक गुप्तचर व्यवस्था एवं आंतरिक शांति के मुद्दे निपटाने के लिए केंद्रीयकृत विशाल सेना का निर्माण किया था। ठीक है, इसने बलबन ने पौराणिक नायक अफरासियाब से प्रेरित होकर वंशावली पर विशेष जोर दिया। किससे प्रेरित हुआ था? अफरासियाब से प्रेरित होकर वंशावली पर विशेष जोर दिया था। इसने जिल ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया एवं नियाबत ए खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का राज प्रतिनिधि की उपाधि धारण की। बलबन ने क्या क्या उपाधि धारण किया? जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया। बलबन बोलता था मैं ईश्वर की छाया हूँ, एवं नियावत एक खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर का राज प्रतिनिधि हूँ। मतलब कि बलबन बोलता था मुझे भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है, आप लोगों के ऊपर शासन करने के लिए मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। बलबन ने ही अपने शत्रुओं के लिए रक्त और लौह नीति की अगुवाई की स्थापना की। ठीक है, बलबन ही ऐसा शासक था जो रक्त और लौह नीति अपनाया था। इसने फारसी शिष्टाचार की विधियां लागू की। बलबन फारसी शिष्टाचार की जो विधि था उसी को लागू किया। जैसे सजदा, सजदा का मतलब हुआ सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम एवं पैबोस अर्थात सम्राट के पैर को चूमना। देखिए दोनों ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा शिष्टाचार लागू किया? एक सजदा, एक पैबोस। ठीक है, सम्राट के आगे आपको झुककर अभिनंदन उनका करना है, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करना है और सम्राट के पैर को चूमना है। ठीक है, चलिए। इसने अपने दरबार की चमक बिखेरने के लिए नवरोज त्योहार का भी प्रारंभ किया। कौन सा त्योहार का प्रारंभ किया? नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता था? तो बलबन के शासनकाल में इसका प्रारंभ किया गया और ये बलबन के द्वारा शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, चलिए। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई। बलबन कब मर गया? 1287 में मर गया। बट मरने के पहले उसने कई खुसरो को उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो बलबन के पुत्र कैकुबाज को सिंहासन पर बैठा दिए हैं। कौ खुसरो को तो बना के बलबन गया, लेकिन इसको हटाकर कैकुबाज को सिंहासन पर बैठा दिया गया। ठीक है, अच्छा। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था सैमुद्दीन कैमुअर्स था। कौन था? सैमुद्दीन कैमुअर्स। अच्छा, बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। कौन रहते थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। किसके दरबार में? तो वो रहते थे आपके बलबन के दरबार में रहते थे। अच्छा, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। उलुग खां किसे कहा बोल जाता है? उलुग खां बोला जाता है बलबन को। यह उपाधि उसे किसने दिया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि गुलाम वंश के जो 1206 से 1290 तक जो शासन किया गया, कौन कौन शासक क्रमबद्ध तरीका से आए। जो रेड कलर से लिखे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। उसके बाद उनका बेटा 8 महीना के लिए शासन किया। कौन? आराम शाह। कब? 1210 से लेकर 1211 तक। फिर इल्तुतमिश साहब आ गए 1211 से 1236 तक। उसके बाद आ गए फिरोज साहब 1236 में कुछ दिन के लिए गद्दी पे बैठे, फिर वो उनका भी काम तमाम कर दिया गया। उसके बाद सब छोटा छोटा शासन किया इन लोग। उसके बाद डायरेक्ट अब आ गए हैं गयासुद्दीन बलबन। कौन आ गए? बलबन साहब कब शासन गद्दी पे बैठे? 1265 से लेकर 1287 तक ये गद्दी पे बैठे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बलबन साहब का शासनकाल। ठीक है, अच्छा। अब लास्ट जो शासक थे वो थे शैमुद्दीन कैमुर।
कौन थे? शमसुद्दीन कैमुअर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आइए, बताना है आपको आंसर, बताना है कि 15 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट सेक्शन में आप जवाब इसका दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? जवाब देना है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स थे। कौन थे? शमसुद्दीन कैमुअर्स। ठीक है, दिल्ली के मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम एवं अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हम बोले थे कि 2 मस्जिद का निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। पहला मस्जिद का क्या नाम था? दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम। दूसरा मस्जिद का नाम था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना जो सिर्फ 8 महीने तक शासन किया? तो आराम शाह जो था, जिसका वध इल्तुतमिश द्वारा किया गया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन पर बैठा। आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? जाहिर सी बात है, उसका हत्या इल्तुतमिश किया था, तो इल्तुतमिश ही गद्दी पे बैठेगा। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, इसका जो हत्या किया था इल्तुतमिश किया था। 8 महीना शासन किया था आराम शाह, तो उसके बाद जो गद्दी पे दिल्ली पे बैठा था वो इल्तुतमिश ही बैठा था। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली कौन लाया था? तो लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली इल्तुतमिश लाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। गुलाम वंश का ऐसा पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, तो उनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक सिक्का जारी किए थे जो तांबा का सिक्का था, जिसका नाम था जितल, और चांदी का सिक्का का नाम था टंका चांदी का, और तांबा का सिक्का का नाम था जीतल। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी जिसने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली? तो हम बताएं आपको कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी। रजिया बेगम की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कब कर दी गई? हम बोले थे जाट लोग, उनका राजा जो 1240 में उसका साथ छोड़ के चला गया, जब वह दिल्ली से हारी, तब कैथल के पास उसका हत्या डाकुओं द्वारा कर दिया गया 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। अच्छा, रजिया का पति का क्या नाम था? एक जवाब इसका आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रजिया का पति का नाम, चलिए बता ही देता हूँ, आप लोग क्यों कष्ट कीजिएगा। रजिया का पति का नाम था अल्तुनिया, जिसके साथ रजिया का शादी हुआ था, अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का राजा भी था। चलिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था? बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था, उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राज दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? राज दरबार में ये दोनों प्रथा बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। सजदा एवं पैबोस जो प्रथा था, राजा के प्रति आपका अभिनंदन का एक प्रथा था। किस प्रकार आप राजा को अभिनंदन करते हैं? सजदा एंड पैबोस प्रथा। पैबोस में क्या था? राजा के पैर को चूमना था, और सजदा में क्या था? उनका संस्थागत प्रणाम करना रहता था। भारतीय रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया था? बोले थे कि बलबन के शासनकाल में हुआ था, नवरोज उत्सव का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन की उपाधि प्रदान की। तो नसीरुद्दीन महमूद ने कौन सा उपाधि प्रदान की? अभी क्वेश्चन में बोले थे, तो इनका नाम था उलूग खां। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। किसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे? तो बलबन के दरबार में ही फारसी के महान कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो अब आपको बताना है कि 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को
लाइक कर दीजिए। कमेंट करना है, जो जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है, अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों करें कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट उसका कर सके। इबीडियंट क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इबीडियंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद।